अध्याय 50 से अधिक अध्याय जो हैं प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में शिक्षक संस्कृत शिक्षक संघ दिल्ली के ये उपाध्यक्ष हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के दिल्ली प्रांत के पूर्व प्रांत संयोजक रह चुके हैं और आर्य समाज मंदिर मानसरोवर पार्क शहादरा के ये मंत्री भी है। संस्कृत संवाद समाचार पत्र के सह संपादक के रूप में सामाजिक दायित्व का निर्वाह ये पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं और संस्कृत समाज के साथ साथ ये माँ मातृभाषा और मातृभूमि इसके लिए सदैव कार्यरत रहते हैं। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं आज की हमारी जो अध्यक्ष महोदया है डॉक्टर शारदा वर्मा जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में ये 25 वर्ष से अधिक जो है सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अभी ये है एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आसीन है। इनका विषय जो रहा अभिलेख शास्त्र रहा, यही इसी में इन्होंने शोध कार्य भी किया और अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र का चुनाव भी इसी क्षेत्र में किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक महाविद्यालयों में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जिनमें देशबंधु और वेंकटेश्वरा महाविद्यालय मुख्य है, जहां इनके कार्यों की और सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा आज भी होती है। इन्होंने 20 से अधिक जो है शोध पत्र जो है प्रस्तुत किए हैं और इनके 15 शोध पत्र राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। इनकी इनकी एक प्राचीन आसाम के अभिलेखों में साहित्यिक सौंदर्य एक अप्रतिम पुस्तक है, जो अभिलेख शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान और एक महत्वपूर्ण अनुदान देती है। इनके द्वारा अनेक सम्मेलनों में व्याख्यान दिए गए हैं, जिसकी एक लंबी श्रृंखला है। समय की मर्यादा को देखते हुए मैंने उसका वर्णन नहीं किया, किंतु इनकी श्रृंखला जो है इतनी लंबी है, यदि दोबारा मुझे इसका अवसर प्राप्त हुआ तो मैं अवश्य बताऊंगी। आपका मैं अभिनंदन करती हूँ शारदा मैम और स्वागत करती हूँ हमारे इस मंच पर। आपने संस्कृत भारती को अपना एक महत्वपूर्ण समय जो है प्रदान किया। आज हमारे आज के वक्ता डॉक्टर आयुष गुप्ता सहायक आचार्य के पद पर आसीन है। ये टीएम विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है छात्र रहे। सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने अपनी बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त की है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पीएचडी विद्यावारिधि भी की और उसके बाद जो है अब अपना सेवा कार्य देख रहे हैं। इतना ही नहीं और अनेक संस्थाओं में संगठनों के साथ ये कार्यरत है सामाजिक कार्य करने में। तो मैं आयुष गुप्ता महोदय से निवेदन करती हूँ कि वह अपने आज के व्याख्यान के लिए मंच पर उपस्थित हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ आयुष गुप्ता जी अपने व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें, जिससे कि बच्चों को भी लाभ प्राप्त हो। आयुष गुप्ता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है वंदना जी? जी 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 जी। आज के इस कार्यक्रम में संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की ओर से आयोजित इस 85वें पुष्प में
मुझे आमंत्रित करने के लिए, मैं उस संस्था का जिसने संस्कृत को जन जन तक अनुप्रयोगों के माध्यम से पहुंचा दिया, और जो सामान्य छात्र हैं उन्हें दुरूह एक तरह से जो संस्कृत का व्याकरण है उसके उससे इतर अनुप्रयोगों से जिन्होंने, नियमों को न लेते हुए अनुप्रयोगों से जिन्होंने संस्कृत को जन जन तक पहुंचा दिया, ऐसी संस्कृत भारती संस्था का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शारदा वर्मा जी, इस कार्यक्रम के डॉक्टर संदीप जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर संदीप जी और कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर वंदना रावल जी, मैं इन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि विषय आज का है भारतीय ज्ञान परंपरा, और भारतीय ज्ञान परंपरा जो विषय है, इस विषय को बड़े ही गंभीरता से लेने का समय भी है। कार्यक्रम का जब मैंने पोस्टर देखा तो उसमें आजादी के अमृत महोत्सव की चर्चा थी, और हम उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर क्या क्या अवधारणाएं हैं, और भारत की ज्ञान परंपरा में किन किन तत्वों पर चिंतन करना है, इन विषयों पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। मैं सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर रखना चाहूंगा कि जो ज्ञान की परंपरा है वो कहीं ना कहीं लक्ष्यों से निर्धारित होती है। जो हमारे लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम ज्ञान को साधन बनाते हैं, और ज्ञान के माध्यम से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो यदि ज्ञान के माध्यम से हमें लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमारा लक्ष्य पहले स्पष्ट होना चाहिए, और लक्ष्य स्पष्ट होने के आधार पर यह भेद कैसे आया कि भारतीय ज्ञान परंपरा या पाश्चात्य ज्ञान परंपरा या कोई अन्य ज्ञान परंपरा, तो इसे भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों कहा गया, यह भी एक बड़ा व्यापक विषय है। तो हम चर्चा करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा का लक्ष्य क्या है, अन्य ज्ञान परंपराओं से ये भिन्न क्यों है। और इन चर्चाओं से पहले मुझे वो पंक्ति याद आती है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, और जो भारतीय या जो पूर्वी संस्कृति है उसकी हस्ती मिटती नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई, और जो वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं उन्हें वायु का तेज झोंका कभी भी गिरा नहीं सकता। तो यह मूल रूप से एक विषय है। भारतीय ज्ञान परंपरा में मनोविज्ञान का बड़ा महत्व है, और मनोविज्ञान का महत्व होने के कारण भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो पाश्चात्य ज्ञान परंपरा से बिल्कुल पृथक है। पाश्चात्य ज्ञान परंपरा का जो, यदि हम उसको देखेंगे तो वहां पर भौतिक वस्तुओं के प्रति जो लगाव है, उस लगाव से प्राप्त होने वाले सुख को एक तरह से लक्ष्य बनाया गया है। जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो लक्ष्य है वो है परमानंद और आनंद। मैं इस प्रकार से इन दोनों परंपराओं का विभाग करता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो आनंद को क्वांटिफाई करती है, आनंद उसका लक्ष्य है, और जो पाश्चात्य ज्ञान परंपरा है भौतिक सुख उसका लक्ष्य है। तो इन दोनों के माध्यम से जब हम इस अंतर तक पहुंच जाते हैं कि लक्ष्य दोनों का भिन्न भिन्न है, एक जो है वो परमानंद की अनुभूति के लिए है, और दूसरा जो है वो तत्व या भौतिक तत्व से सुख की प्राप्ति के लिए है। इन सुख और आनंद का अंतर ही दोनों ज्ञान परंपराओं का एक बीच का बहुत विशेष अंतर है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, उसका उद्भव क्या है, और उसका विकास किस किस प्रक्रिया के माध्यम से होकर जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे संस्कृत के छात्र होंगे, मुझे लगता है कि हम लोग सभी लगभग अधिकांश जो है वो संस्कृत के छात्र हैं। तो जो वैदिक साहित्य है उसमें संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये सारे जो हैं वो बहुत ही एक तरह से क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान हैं, सुसंगठित ज्ञानों की परंपराएं हैं। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, और उसके बाद जो हमारे वेदांग साहित्य हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये हमारी एक क्रमबद्ध परंपरा है। और जब हम विज्ञान शब्द की बात करते हैं
तो विज्ञान का अर्थ भी होता है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान। आज विज्ञान को लेकर क्या अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को हमारे मानसिक पटल पर कैसे स्थापित कर दिया गया। एक ऐसी परंपरा जो हमेशा अक्षुण्ण रही, जो कहीं ना कहीं एक व्यापक और शाश्वत सत्य की बात करता था, अब वो समाज जो है वो किस तरह से परिवर्तनशील और बड़े ही क्षणिक समाज में परिवर्तित हो गया, बड़े ही क्षणिक ज्ञान में परिवर्तित हो गया, इसका विवेचन जो है वो करना बहुत आवश्यक है। और उसका कारण ये है कि यदि हम इसका विवेचन नहीं करेंगे और हम भौतिक सुख या उस तरह की पाश्चात्य परंपरा की द्वारा जो प्रेरित विज्ञान है उस पर विश्वास करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे, तो शायद हमारा मानसिक विकास रुक जाएगा और मैकाले सफल हो जाएगा। और हम जब जब किसी आरोप को किसी पाश्चात्य विद्वान पर मढ़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसका महिमा मंडन करते हैं, क्योंकि हमने कई बार सुना है कि हम लोग कहते हैं कि मैकाले ने ऐसा किया, मैकाले ने वैसा किया। तो मैकॉले के नाम लेते ही जब हम उसके विषय में या उनकी उपलब्धियों को गिनाते हैं या अपनी तरफ से उनको पूर्व पक्ष बनाते हैं या उनका खंडन करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं मैकाले का महिमा मंडन कर रहे हैं, क्योंकि मैकाले का लक्ष्य ही वह था और मैकाले का जो लक्ष्य था वो उसने किया। और यदि हम उसे बार बार बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये विषय जो है वो उसके महिमा मंडन का ही कार्य करेगा। इसीलिए हमें जो ध्यान करना है वो ये है कि हमें उस पाश्चात्य ज्ञान परंपरा के अतिरिक्त जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा के मर्म को समझना होगा। और भारतीय ज्ञान परंपरा का मर्म जो है वो उसके लक्ष्य में निहित है, और वो है कि हमें आनंद की जो जो जिस आनंद की प्राप्ति की बात करता है, हमें भौतिक वस्तुओं या भौतिक सुख संसाधनों पर नहीं जाना है। ये उसका मूल है। तो जब हमने वेदांग की बात की तो उसमें हमने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन सब की बात की। और इन्हीं सब के उपांग के रूप में यदि हम देखें तो हमें सब कुछ मिल जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सब कुछ, मतलब रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कोई भी ऐसा विषय नहीं बचता जो इनके अंतर्गत ना हो। लेकिन दृष्टि हमें ये रखनी होगी कि हम उपयोगितावादी ना होकर हम परमार्थवादी हों। और जब हम परमार्थवादी होंगे तो हमें इन संस्कृत के ग्रंथों में वो विषय दिखेंगे और वो विषय हमें पूर्ण रूप से उससे भी आगे जाकर दिखेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि आप कभी भौतिक विज्ञान की प्रारंभिक पुस्तक उठा के देखें तो वो सबसे पहले परमाणु की बात करते हैं, और उस परमाणु की बात पर कई विद्वानों के मत वहां दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब जो विज्ञान के कुछ छात्र रहे होंगे या जिन 10वीं तक लगभग सभी ने विज्ञान पढ़ा होगा, तो डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा होगा, रदरफोर्ड का सिद्धांत पढ़ा होगा। ये परमाणु को लेकर क्या बात करते हैं, ये सिद्धांत आपने पढ़े हों। और आप भारतीय दर्शन में वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन या कोई भी दर्शन उठाकर देखें, तो ये जो वाद विवाद चलता है, ये जो एक तरह से जिसको कहते हैं कि एक पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की परंपरा चलती है, इन पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की परंपरा को आप एक बार लिखते जाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे जो प्राचीन आचार्य हैं उन्होंने रदरफोर्ड और डाल्टन जैसे पाश्चात्य विद्वानों से कम 500-500, 600 वर्ष पहले जाकर उनकी मान्यताओं और उनकी अवधारणाओं से कहीं 100 कदम आगे बढ़कर मत दिए हैं। और यह एकदम सिद्ध है। यह बात जो है वो कई बार लोग जो हैं वो हमें कंफ्यूज करते हैं, कई बार लोग जो हैं वो हमें इस प्रकार से बताते हैं कि ये आप जी कुछ बोल रहे हैं क्या? तो ये जो विषय है उसमें हमें ये लगता है कि शायद यदि हम उन तथ्यों को अपने विषय के साथ, वो चाहे साहित्य हो या ज्योतिष हो या दर्शन हो या वेद हो, कोई भी उपधारा हो संस्कृत की, वो उपधारा आयुर्वेद हो, कुछ भी कोई भी उपधारा आप उठा लीजिए, उन सभी धाराओं में आपको सारे विषय उसी रूप में मिलेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि विज्ञान की जो बागडोर है वो हमेशा पश्चिम के हाथ में रही। इस विषय के अंतर्गत ही पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा का मर्म छिपा है। और विज्ञान की राजनीति
क्या है और विज्ञान की राजनीति कैसे होती है और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों पीछे रह गई, इन विषयों का उद्घाटन जो है वो इस पूरे विषय के अंतर्गत आएगा। हम चर्चा कर रहे हैं कि विज्ञान की क्या राजनीति है। हम जैसा कि जानते हैं कि जब मैंने प्रारंभ में ही अपने वक्तव्य में ये कहा कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा का लक्ष्य है वो आनंद की अनुभूति, भौतिक पदार्थ की, भौतिक सुख की बात हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं की गई है। हालांकि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, उसमें भौतिक सुख के बिना कार्य नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में जो बात की गई है वो परमानंद की अनुभूति की बात की गई है। और हमारे यहाँ का जो विज्ञान है, हमारे यहाँ का जो दर्शन है, हमारे यहाँ की जो सोच है, हमारे यहाँ का जो विचार है, वो पूरा का पूरा केंद्रित है मनोविज्ञान पर, और वो पूरी तरह से केंद्रित है भावनाओं पर। और यदि हम उस मनोविज्ञान और भावना को छोड़कर भौतिक वस्तु की तरफ देखना प्रारंभ करते हैं, तो हमें भौतिक वस्तु की तरफ यदि हम देखना प्रारंभ करेंगे, तो इस भौतिक वस्तु से बंधे हुए विज्ञान की बागडोर वास्तव में पश्चिम के पास है। और पश्चिम जो है वो ये नहीं चाहता कि कभी भी वो भौतिक वस्तु से विज्ञान बाहर निकल के आए, इसीलिए उसका नाम फिजिक्स रखा गया है, भौतिक विज्ञान। और ये जो फिजिक्स है, इसका जो मूल है वो एक अभौतिक वस्तु पर है। आप अभी के कोई प्रयोग उठाकर देख लीजिए, आप हिग्स बोसॉन का प्रयोग उठाकर देख लीजिए। आप एक समीकरण है, कभी यदि आप विज्ञान के छात्र हैं तो आपने सुना होगा, अन्यथा आप इसको सर्च कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर एक समीकरण है जिसमें जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान में कैसे परिवर्तित होती है, इस विषय पर चर्चा की गई है। और यही मूल कड़ी है जहां जो कि एक विभाजक रेखा है भारतीय ज्ञान परंपरा और पाश्चात्य ज्ञान परंपरा। हम लोग, मैंने कहा कि जब हम अपनी ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो हम अपने मूल की बात करते हैं, और हमारा जो मूल है, हमारे यहाँ जो भौतिक वस्तुओं का भी मूल है, उसका जो उसकी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस है। वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चेतना है जो भौतिक नहीं है, वो चेतन स्वरूप ही है। तो मेरा मैंने कहा कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यानी कि एक तरफ ज्ञान परंपरा के एक तरफ मैं ऊर्जा को रखता हूं और दूसरी तरफ भौतिक तत्व को रखता हूं। तो जो पाश्चात्य जगत है वो आपको भौतिक तत्व से ऊर्जा की तरफ जाने से रोकेगा। इसीलिए रोकेगा क्योंकि जैसे ही आप भौतिक तत्व की उत्पत्ति जिस ऊर्जा से हुई है उस पर पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद जो विज्ञान की बागडोर है वो पूर्व के हाथों में आ जाएगी। और भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो विज्ञान की निर्धारक हो जाएगी, क्योंकि जो जो कॉन्शियसनेस की बात है, जो एक एक तरह से जो अमूर्त तत्वों का चिंतन है, जो अमूर्त तत्वों की खोज है, जो अमूर्त तत्वों की अवधारणाएं हैं, वो भारतीय ज्ञान परंपरा में ही निहित है। हम मैटर की बात करते हैं, आप कभी भी देखिए कि जब वो पाश्चात्य जगत जो है जिस विज्ञान की बात करता है, वो तत्व को 3 पार्ट में तोड़ता है, कहता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर उसके बाद वो तोड़ते हुए, मतलब उसका विभाजन करते हुए, जब भी वो उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ता जाएगा, तो फिर उसके बाद वो और खंड करेगा, कहेगा पॉजिट्रॉन भी है। तो इस तरह से कई कण वो दिखाएगा और वो सारे कण भौतिक होंगे, लेकिन वो कभी भी इस पर चर्चा नहीं करेगा कि जो पहला भौतिक कण आया, वो कण जो है वो आया है एनर्जी से, यानी कि ऊर्जा से। क्योंकि जैसे ही वो ऊर्जा की बात करेगा, जैसे ही वो उससे एक कदम नीचे उतरकर उसकी जड़ ऊर्जा की बात करेगा, उसके बाद पाश्चात्य जगत के पास ऊर्जा की व्याख्या करने वाला, ऊर्जा के विषय में सिद्धांत देने वाला कोई भी दार्शनिक नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक नहीं है। और जैसे ही वो ये सिद्ध करेगा कि हाँ, भौतिक तत्व जो है उसका मूल ऊर्जा है, उसके बाद का सारा बागडोर जो है वो विज्ञान की भारतीय ज्ञान परंपरा के हाथों में आएगी, क्योंकि कॉन्शियसनेस की बात और ऊर्जा की बात केवल और केवल भारतीय दर्शन परंपरा करती है। हमें ये समझना होगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ था, हिग्स बोसॉन प्रयोग।
और उस हिग्स बोसॉन प्रयोग में यह खोजने का प्रयास किया गया था कि ये जो भौतिक कण हैं, ये इनका इनका और छोटा रूप क्या है। तो ये वाला जो प्रयोग था, ये भौतिक पदार्थों की ऊर्जा से उत्पत्ति के विषय में बात करता है। और भौतिक पदार्थों की ऊर्जा से उत्पत्ति के विषय में जब ये बात करता है, तो ये बिल्कुल नाही गेलोच नाही. उसी तरफ मूव कर रहा था। ये नाही गेलो. जो विषय है, अब मला कृपया थोडी ये एकटं शायद भीती कुछ वाटायली मला डिस्टर्बेंस आ जायला. रहा है, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है शायद। मेरा निवेदन है कि एक बार अपना माइक ऑफ कर लो। बसून बसून सांगायला कोलेस्ट्रॉल वाढायले तरी वंदना जी, सुरेश जी को म्यूट कर दीजिए। जी, जी, कर दिया। जी, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम भी उसी धारा में बहते हैं कि हम भौतिक तत्व की ओर लगे हुए हैं। जबकि हमारी जो हम जिसमें एक्सपर्टाइज हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय है, वो है मूल से जुड़कर रहना। तो भौतिक तत्व की उत्पत्ति ऊर्जा से हुई, और ऊर्जा की ओर जब तक आप नहीं जाएंगे, आप ऊर्जा की ओर जाना नहीं है, आपको ये सिद्ध करना है कि हाँ, भौतिक तत्व की उत्पत्ति ऊर्जा से हुई है। और पाश्चात्य जगत हर उस प्रयोग को असिद्ध करने का प्रयास करेगा, उसे गलत बताने का प्रयास करेगा, जो तत्व भौतिक पदार्थ से ऊर्जा की ओर आपको ले जाएगा। और यही कारण है कि हिग्स बोसॉन प्रयोग को विफल करने का पूरा प्रयास हुआ। तो ये है विज्ञान की राजनीति, कि हमें विज्ञान का कौन सा स्वरूप दिखाया जाता है और हमारे पास कौन सा विज्ञान है। मतलब ये तो वही बात हुई कि आपके पास यदि 3 डिग्री हैं और सामने वाले के पास 1 डिग्री है, और रिक्रूटमेंट का समय आया और उसने जिसके पास 1 डिग्री है उसको ही उसका मानक बना दिया, तब तो निश्चित रूप से उसी का सिलेक्शन होगा। तो ये वही राजनीति है। ये वही राजनीति है कि आपके पास ऐसी लॉबिंग है विज्ञान की कि आप जो है वो कभी भौतिक तत्व से उसको हटने ही नहीं देंगे। और जब आप उसको भौतिक तत्व से हटने नहीं देंगे, तो भारतीय ज्ञान परंपरा अपने विशाल रूप में, अपने उस रूप में, अपने उस तेज रूप में कभी भी बढ़ नहीं पाएगी। इसीलिए हमें ये निश्चित करना होगा, हमें ये सोचना होगा कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर तो रहे हैं, लेक्चर तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या प्रयास करने हैं। और हर एक दर्शन में, कुछ शायद यहाँ दर्शन के छात्र होंगे, तो मैं उनसे इस पर भी चर्चा करूंगा कि कैसे ऊर्जा से भौतिक तत्व बनने की जो परंपरा है वो है। आपने सारे दर्शन आप उठाकर देख लीजिए। मैं सांख्य दर्शन की बात करता हूँ, क्योंकि बड़ा ही सामान्य दर्शन है। प्रकृति और पुरुष, यानी कि जड़ और चेतन की बात करता है। प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और फिर उसके बाद अंत में जब पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति की बात करता है, तो जो पंच तन्मात्राएं हैं, वो पंच तन्मात्राएं जो है वो एनर्जी हैं, और जो पंच महाभूत हैं वो भौतिक पदार्थ हैं। आप ये सोचिए कि प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, और उधर पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति। ये जो क्रम है, ये वास्तविक कॉन्शियसनेस, और एक तरह से जिसको कहते हैं कि जड़ और चेतन की जो परंपरा है, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो उसका मूल है, उसका उत्स है। तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस चीज को बहुत निश्चित रूप से ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो एक्सपर्टाइज है वो फिजिकल चीजों में नहीं है। हमारा एक्सपर्टाइज जो है वो मूल में है। जिन खोजों को आज पश्चिम करके दिखा रहा है, जिन उपयोगितावादी खोजों को पश्चिम आज करके दिखा रहा है, उनको ये जताना है कि हम अभी भी टरबाइन पर हैं और आप उस इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड पर हैं, जहां से जिस दिन अगर आप नहीं पहुंच पाए तो शायद आप मूल जो है वो कभी विज्ञान का समझ ही नहीं पाएंगे, और वो हमें घुमाएगा, वो हमें घुमाता रहेगा। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की महती आवश्यकता है। अब ये तो थी विज्ञान की एक राजनीति, जो आधुनिक विज्ञान है उसकी राजनीति और भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्व। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें जो वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, या जिनमें कुछ ऐसे विज्ञान की, कैलकुलेशन की, मैथमेटिक्स की, ज्योतिष की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इन सब विषयों की जो चर्चा की गई है, उन विषयों की चर्चा किस तरह से की गई है, उसको भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप कभी भी कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, आप गणित का,
कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, आर्यभट्टियम उठा लीजिए या लीलावती उठा लीजिए, तो लीलावती तो पूरी तरह से कैलकुलेशंस का ग्रंथ है, लेकिन आप कभी आर्यभट्टियम उठाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वो गणित की परंपरा को कैसे उसके मूल ब्रह्म से जोड़ते हैं। और गणित की परंपरा जो है वो कैलकुलेशन नहीं है, गणित की परंपरा जो है वो जीवन का कैलकुलेशन है। हमेशा से भारतीय ग्रंथों में जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो वो सबसे पहले ब्रह्म की ही चर्चा करेगा, वो चाहे गणित का ग्रंथ हो, फिजिक्स का ग्रंथ हो, केमिस्ट्री का ग्रंथ हो। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। आज जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है, आज यत्र तत्र हम देख रहे हैं कि सब जगह भारतीय ज्ञान परंपरा विषय तो है, लेकिन विषय भी उसी दृष्टि से बनाया गया है जो पाश्चात्य जगत का विज्ञान है, उसी दृष्टि से बनाया है। मैं देखता हूं कि जब भी भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा होती है तो उसमें एक कोई बॉटनी के प्रोफेसर होते हैं, कोई जूलॉजी के प्रोफेसर होते हैं, कोई ऐसे ऐसे विषयों के प्रोफेसर होते हैं जो लोग कहीं ना कहीं वास्तव में जिनका भारतीय ज्ञान परंपरा से शायद कोई ऐसा संबंध नहीं है, क्योंकि जो केमिस्ट्री विषय है, जो जो रसायन विज्ञान विषय है, उसमें एक नाम है IUPAC नेम। तो जब अपने कॉपर सल्फेट के वास्तविक नाम शिखग्रीव को ही आपने IUPAC नाम से कॉपर सल्फेट कर दिया, तो आप भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा कैसे करेंगे? अब जो जूलॉजी और बॉटनी के लोग हैं, वो यदि आप केचुआ, जो केचुआ है उसका नाम कोरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति से फेरेटिमा पोस्टुमा रख देंगे, आम को मैगीफेरा इंडिका कहेंगे, तो आप इसका मतलब है कि जब अपने मूल से ही इतनी दूर जा रहे हैं कि उसके वास्तविक नाम को भी आप जीवित नहीं रख पाए, तो आप भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवित कैसे रखेंगे? क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा तो उस परंपरा का नाम है। भारतीय ज्ञान परंपरा तो उस एक पूरी विचार का नाम है, जो विचार जो है, जो कहीं न कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय वैदिक परंपरा या संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों के माध्यम से इन सारे विषयों को सीधे अध्यात्म की ओर ले जाता है। मैं श्रीनिवास रामानुजन जी की एक उन्होंने एक बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छी पंक्ति कही थी। उनका एक कथन था कि जो इक्वेशन यानी कि जो समीकरण आध्यात्मिक रूप से सिद्ध नहीं होता, या जो समीकरण ईश्वरीय शक्ति से नहीं जुड़ता, आध्यात्मिक शक्ति से नहीं जुड़ता, उसे मैं समीकरण नहीं मानता। और वास्तव में जो गणित में PhD करने वाले छात्र हैं, यदि वो गणित के उस आध्यात्मिक आवाज को नहीं सुनते, यदि उन्हें ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ये जो गणित विषय है वो ब्रह्मांडीय आवाज है और ये ब्रह्मांड के कई कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकती है, और यदि वो केवल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और जोड़ घटाने और कैलकुलेशन में लगे हुए हैं, तो शायद उनका गणित पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा अपने आप में एक इतना व्यापक विषय है, भारतीय ज्ञान परंपरा अपने आप में एक इतनी समृद्ध परंपरा है कि जो एक एक मैं अभी इस विषय पर बात और कहूंगा कि जो नई शिक्षा नीति है हमारी, उस नई शिक्षा नीति में जो मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी विषयों की बात की गई है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी विषयों की बातें भी भारतीय ज्ञान परंपरा को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं। जब हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ पढ़ते हैं, तभी हम उसके व्यापक अवधारणाओं का अध्ययन कर पाते हैं। जब मैं किसी विज्ञान के छात्र से पूछता हूँ कि ये बताओ, तुमने हिंदी में कभी 8वीं 9वीं में हिंदी पढ़ी होगी, तो क्या तुमने रस सिद्धांत पढ़ा है? तो मेरे एक मित्र हैं, तो उनका हमेशा ये जवाब रहता है कि भाई ये रस पढ़ने का क्या मतलब है, क्या करेंगे इनसे आगे जीवन में? तो जब मैं उन्हें समझाता हूँ कि ये जो रस सिद्धांत है वो आपकी बायोलॉजी का जो हार्मोनल सिस्टम है, जिसे आप हार्मोन्स कहते हैं, वो उसके बिल्कुल समानांतर है। ये रस सिद्धांत हो सकता है हम उसे दूसरे नजरिए से पढ़ते हों, लेकिन आप लोग उसे हार्मोनल सिस्टम से पढ़ते हैं। हम जिसे आनंद कहते हैं, उसे आप लोग कुछ और शब्द से व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी विषय हैं, वो सारे के सारे उन विषयों को पढ़ने का तरीका, मैं एक वेदांत की एक छोटी-सी परंपरा के साथ एक उदाहरण और रखूँगा कि जैसे हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, तो अद्वैत वेदांत जो है वो ब्रह्म से लेकर और पूरे इस जगत की उत्पत्ति करता है विवर्त के माध्यम से। तो कहीं न कहीं एकीकृत अवस्था से एक विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया
यदि हम अपने मस्तिष्क में अपना लें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, मतलब हम अपने अध्ययन में भी अगर इसी प्रक्रिया को लगाएं, तो ये अद्वैत वेदांत का एक प्रायोगिक रूप होगा। स्वामी विवेकानंद ने भी एक व्यवहारिक वेदांत के नाम से इसी तरह की कुछ अवधारणाएं जो है वो प्रकाशित की थी। उनका ये कहना था कि जब हम किसी एक एक तत्व से अनेकत्व की ओर बढ़ते हैं, जब एकत्व से अनेकत्व की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे मस्तिष्क का जो विकास है वो बड़ा तीव्र होता है। और फिर जब हम अनेकत्व से एकत्व की ओर उस चीज का मानसिक दर्शन कर लेते हैं, तो वो विचार परिपक्व हो जाता है। तो हमारे विषयों में भी ऐसा ही है, क्योंकि जब हम एक विषय ज्योग्राफी को अगर हम देखें, तो जब हम भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में भी यही होता है कि पहला अध्याय जो है वो हमेशा बिग बैंग थ्योरी होता है, एक महाविस्फोट सिद्धांत होता है, जिसमें एक पिंड जो है, जिसमें एक बहुत बड़ा पिंड जो है वो दो भागों में बंटता है। एक भाग उसका पेंजिया होता है और एक दो भागों में बंटता है, फिर धीरे 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 उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है और इस तरह से वो महाद्वीपों में परिवर्तित होता है। महाद्वीपों में परिवर्तित होने के बाद वो और फैलता है, और आज का अध्ययन ये बताता है कि जो महाद्वीपों का विस्तार हुआ वो अब समेटने की तरफ है, मतलब अब सारे महाद्वीप जो है वो धीरे धीरे करीब होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, सृष्टि और प्रलय का जो क्रम है, इस सृष्टि और प्रलय चक्र के माध्यम से ही सभी विषयों को हम पढ़ सकते हैं, और इस वेदांत की, व्यवहारिक वेदांत की परंपरा के माध्यम से हम विषयों को सुदृढ़ तरीके से पढ़कर उनका एक चार्ट अपने मस्तिष्क में बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इन भारतीय ज्ञान परंपरा के ये सारे जो विषय हैं, इन सारे विषयों के आधार पर ही मुझे लगता है कि शायद भारतीय ज्ञान परंपरा का जो अध्ययन है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो एक प्रविधि है, भारतीय ज्ञान परंपरा की अपनी एक प्रविधि है। इस भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रविधि ठीक उसी तरह से है कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें हम भौतिक वस्तुओं के विषय में तो पढ़ते ही हैं, साथ में विज्ञान की एक नई धारा है क्वांटम फिजिक्स। जो लोग विज्ञान से परिचित होंगे वो जानते होंगे। तो जो न्यूटोनियन फिजिक्स है और जो क्वांटम फिजिक्स है, इन दोनों में यही अंतर है कि न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो तत्व की बात करती है, और जो क्वांटम फिजिक्स है वो कॉन्शियसनेस की बात करती है। और यही कारण है कि क्वांटम फिजिक्स के कई नियम जो है उसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो पाई है। उसका कारण ये है कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो पूरी तरह से कॉन्शियसनेस पर आधारित है, और जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो पूरी तरह से भौतिक तत्वों पर आधारित है। अब मैं एक मनोविज्ञान की छोटी सी बात कहूंगा कि हमारा संपर्क संबंध जो है वो इन भौतिक वस्तुओं से इतना ज्यादा होता है, और हमारे संबंध भी, मतलब जब छोटा होता है बच्चा तो हम उसे बहुत सारे भौतिक तत्वों के साथ जोड़ते हैं, और उन भौतिक तत्वों से ही उस बच्चे का विकास शुरू होता है। तो इन भौतिक तत्वों को देखकर धीरे 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 उसकी प्रवृत्ति जो है वो भौतिक तत्वों पर हो जाती है, और उसका जो मानसिक स्तर है या जो भावनात्मक स्तर है वो उस तरह से नहीं बन पाता। और यही कारण है कि जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, उसकी जो ग्रोइंग है, वो जो बढ़ता है, तो वो इस तरह से बढ़ता है कि वो उसको हमेशा और हमेशा उसको जो है ऐसा लगता है कि ये जो भौतिक जगत है, या जो भौतिक वस्तु हैं, या जो भौतिक खिलौने हैं, या जो मेरे आसपास की भौतिक चीजें हैं, वो ज्यादा आवश्यक हैं। और यही कारण है कि बड़े होते होते और एक रिसर्चर होते होते और एक वैज्ञानिक होते होते हम उन कॉन्शियसनेस अपनी कॉन्शियसनेस को समझने से ज्यादा उन भौतिक तत्वों में उलझे रहते हैं, और हम उन भौतिक तत्वों की प्रविधि की दृष्टि से ही अपने मनोविज्ञान को व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। जबकि सांख्य दर्शन में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि भले ही प्रकृति और पुरुष यानी कि जड़ और चेतन के कुछ लक्षण तो समान हो सकते हैं, लेकिन उनको समझने की जो प्रविधियां हैं वो कभी भी समान नहीं हो सकती। यदि आपको किसी जड़ पदार्थ का अध्ययन करना है तो उसकी प्रविधि भिन्न होगी, और यदि आपको किसी कॉन्शियसनेस का अध्ययन करना है तो उसकी प्रविधि अलग होगी। और चूंकि हमारी प्रवृत्ति है कि हमारा जो संपर्क है वो भौतिक वस्तुओं से अधिक रहा है, तो हम मनोविज्ञान और कॉन्शियसनेस जैसी चीजों पर उतना विवेचन नहीं कर पाते।
और यही कारण है कि जब हम भौतिक वस्तुओं के आधार पर अपने मनोविज्ञान को उसी के समानांतर तौलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें धोखा खाते हैं और हम उस कॉन्शियसनेस की यानी कि क्वांटम फिजिक्स की चीजों को उतने अच्छे स्तर से नहीं समझ पाते हैं। अब आती है बात रसायन विज्ञान की। अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में मैंने जैसा कि बताया कि उन्होंने तो अपना नामकरण ही बिल्कुल अलग कर लिया है। उन्होंने जो भारतीय ज्ञान परंपरा का नाम है उसको हटाकर IUPAC नेमिंग, एक इंटरनेशनल संस्था है जिसने सभी तत्वों के नाम एक से कर दिए हैं। जिन तत्वों के नाम हमारे संस्कृत शास्त्रों में उसके गुण के आधार पर, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है उसका रंग जो है वो नीला होता है और उस नीले रंग के कारण हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में उस तत्व का नाम मिलता है शिखिग्रीव। शिखी का अर्थ एक तरह से मोर होता है और ग्रीव मतलब गर्दन। तो जो जो मोर है उसकी गर्दन का रंग नीला होता है, इसीलिए उस कॉपर को जो है वो शिखिग्रीव शब्द से इंगित किया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा में। लेकिन केमिस्ट्री के जो इंटरनेशनल एक तरह से जिसको कहते हैं कि इंटरनेशनल संस्था है, उसने उसका नाम ही बदल दिया। तो अब आप ढूंढेंगे कैसे? आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में कॉपर सल्फेट मिलेगा नहीं, आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन इस नाम से नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपको इन संस्थाओं ने अपने ही ज्ञान से इतना दूर कर दिया कि अगर आप उसको अब खोजने निकलेंगे भी तो वो आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। हम संस्कृत के लोग, हम इस भारतीय ज्ञान के लोग यदि वैज्ञानिकों के साथ, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके साथ एक टेबल पर दोनों लोग बैठें और उस पर चर्चा परिचर्चा करें, तो कई हमारे ऐसे शास्त्र हैं जो हम उनके साथ साझा करके इन कॉमन चीजों को निकाल कर भारतीय ज्ञान परंपरा को उत्कर्ष तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद संस्कृत के जो विद्वान हैं, संस्कृत के जो छात्र हैं, उन्हें अपना एक तरह से कूप मंडूक ना होकर ऐसे विषयों के अपने ही महाविद्यालय के जो छात्र हैं वो अपने महाविद्यालय के विज्ञान गणित के छात्रों से चर्चा करें। जो संस्कृत के अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो अपने कॉलेज के अन्य संस्थानों के जो है अन्य विषयों के अध्यापकों से ऐसी चर्चा करेंगे तो बहुत सारी ऐसी ज्ञान परंपरा के विषय होंगे जो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगे कि ये तो हमारे विषय में भी है और इसका इनसे अच्छा विवेचन हमारे यहाँ किया गया है। तो इन सारे विषयों के साथ मुझे लगता है कि शायद भारतीय ज्ञान परंपरा का जो लक्ष्य है, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो वास्तविक स्वरूप है और भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वामी विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत के विषय में जिन तथ्यों को रखा और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और उसके अतिरिक्त 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनके माध्यम से जो हमने इस विषय का प्रतिपादन किया है वो शायद मुझे लगता है कि शायद समझ में आया होगा। मैं पुनः संस्कृत भारती का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय श्री संदीप जी को, शारदा वर्मा जी को, वंदना जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आयुष जी। आपने आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, सच में हम जो है अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ साथ अपनी जो मूल है उसे भी भूल चुके हैं। तो आज हमारे साथ जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस व्याख्यान से लाभ हुआ होगा, क्योंकि इन्हीं छात्रों में से कुछ शोध के क्षेत्र में भी जाएंगे और कुछ शोध छात्र हैं भी। तो ये जो विषय है, वैसे तो समय की मर्यादा के कारण इसे बहुत संक्षिप्त रूप से आपने व्यक्त किया है, किंतु ये एक विस्तृत व्याख्यान के लिए एक बहुत सुंदर विषय मेरे अनुमान से है, जिस पे चर्चा, चिंतन और शोध तीनों ही हो सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो है इतने अच्छे विषय को कम शब्दों में और सरल भाषा में हमें समझाया और बताया, और हम सभी इससे लाभान्वित भी हुए। इसी के
साथ मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप उपाध्याय से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मंच पर आएं और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। संदीप महोदय। जी वंदना जी, मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। जी वंदना जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी आपकी ध्वनि आ रही है। जी, धन्यवाद। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पोच्छ विषाणहीना गृणन्न खादन्नपि जीवमाना स्तद्भागधेयं परमं पशूनां येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मृगा शरन्ति। सभी को सादर नमस्ते। अमृत महोत्सव व्याख्यान माला, जिसका आयोजन संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत कार्यक्रम में उपस्थित आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय डॉक्टर शारदा वर्मा जी, महोदय आपकी ध्वनि जो मुख्य है वो वक्ता के रूप में मित्र संदीप महोदय डॉक्टर आपकी आयुष ध्वनि गुप्ता जी ध्वनि क्लियर नहीं है। और संचालन कर रही बहन वंदना रावल जी। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। अभी आ रही है? आपकी आवाज जो है वो वंदना जी, आप ब्लर सुन पा रहे ब्लर हैं? विषय जो है, एक सुन मिनट मैं रही दोबारा ज्वाइन हूँ। कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गई आ गई। जी, अभी आप सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर आयुष गुप्ता जी द्वारा पूरे विषय का जो प्रतिपादन है वो यहाँ पर कर दिया गया है। और वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसका जो साहित्य है वो एक समृद्ध साहित्य है। हम उसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और जिसको भी हम छुएंगे वो हमें अंत तक ले जाएगा। अभी मैं अपने मित्र अभी साथ में हम गाड़ी में हैं तो चर्चा कर रहे थे कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, अगर उसको हम अपने घर में ही देखें और अपनी जो दैनिक जो दिनचर्या है अगर उसमें भी हम उसका अवलोकन करें तो स्वभावतः वो हमें वहां पर भी दृश्यमान हो। अगर हम प्राचीन जो हमारी ज्ञान परंपरा जिसका आज हम यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं, प्रातः उठने से लेकर गुरुकुलीय जो परंपरा रही है, प्रातः जब उठते हैं तो प्रातः कालीन मंत्र, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, सभी जो देवता गण हैं उनका हम आधान करते हैं, उनका हम स्मरण करते हैं और उसके पश्चात जो है
हम माता भूमि पुत्र हम पृथ्विया की भावना के साथ में उठते हुए अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं। हम यज्ञोपासना, जब हम यज्ञोपासना की बात करते हैं तो पंच महायज्ञ जो है वो अपने आप ही उससे जुड़ जाते हैं। सबसे पहले हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, संदीप महोदय, आपकी ध्वनि नहीं आ रही है। संदीप महोदय, ध्वनि न आगच्छति। हेलो। हाँ जी, अभी आई है। जी 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 जी। तो मैं पंच महायज्ञ की बात आपको बता रहा था। तो हम अपने पूरे दैनिक दिनचर्या में हम भारतीय ज्ञान परंपरा का अवलोकन कर सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों से प्रारंभ करें, जैसा कि हम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से हम कहते भी हैं कि हम अगर बड़े काम नहीं कर पाए तो जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ही हम अनुसरण कर लें। प्रतिदिन हम जो श्लोक पढ़ते हैं, हम सभी यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये भी भारतीय ज्ञान परंपरा है। सूर्य उदय होते सूर्य का दर्शन करना, उसको जल अर्पित करना, तुलसी में जल इत्यादि अर्पित करना, दीपदान करना, ये सब जो है भारतीय ज्ञान परंपरा है। और उनके पीछे जो कारण है, जो वैज्ञानिक कारणों की जो बात अभी आयुष गुप्ता जी कर रहे थे, वास्तव में जब हम उनके पीछे जाएंगे तो हम पाएंगे कि आज का जो विज्ञान है वो हमारे जो प्राचीन भारतीय जो ज्ञान है, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, उससे बहुत पीछे है। उन्नत हमारा ये विज्ञान रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय, क्योंकि संभवतः 3 ही मिनट अभी बचा है और अभी मैम को भी बोलना है। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ, और विशेषकर संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर अवसर दिया। और कभी समय रहा तो फिर आपसे इस विषय पर आराम से बैठकर चर्चा हो पाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि रूप को आज आपने स्वीकार किया, संदीप उपाध्याय जी। अपने इतने व्यस्तता के साथ भी कुछ समय हमारे लिए निकाला, संस्कृत भारती के लिए निकाला, उसके लिए धन्यवाद। मैं अधिक समय ना लेते हुए अपनी अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों के साथ हमें अनुग्रहित करें, जिससे कि हम और यहाँ के छात्र जो हैं सभी आपके वचनों से लाभान्वित हों। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं संस्कृत भारती के द्वारा ये जो आयोजित अमृत महोत्सव का 85वां जो पुष्प है, उसमें जो मुझे उसके लिए मैं संस्कृत भारती का आभार व कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने मुझे अवसर दिया और ये मंच प्रदान किया।
संस्कृत भारती संस्कृत भाषा में निहित ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए कटिबद्ध है, और उनका ये जो व्याख्यान माला और इस प्रकार के ये जो कार्य हैं, वो इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉक्टर आयुष गुप्ता जी, डॉक्टर संदीप जी व वंदना रावल जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर आयुष गुप्ता जी की आज का जो व्याख्यान था, ज्ञान विज्ञान की परंपरा में इनका गहन स्वाध्याय व अन्य शास्त्रों के प्रति इनका अनुराग जो है स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। और इनका जैसा कि ये विषय ही है ज्ञान विज्ञान की परंपरा, तो उस ज्ञान विज्ञान, क्योंकि जो आज NEP 2022 जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस मकसद से जो ध्येय है जिसके लिए इसको संस्कृत को स्थान दिया गया है, मैं ये कहूंगी कि उसके लिए इन्होंने एक विस्तृत दशा और इस ज्ञान विज्ञान की परंपरा को एक विस्तृत दशा और दिशा प्रदान की है। और उनका ये जो व्याख्यान था वो ज्ञानवर्धक रहा। मैं यहाँ पर, क्योंकि उनका ये व्याख्यान जो था वो वैज्ञानिकता, उस विज्ञान से काफी उन्होंने उसको आज के हमारी जो आधुनिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, उसे जोड़ते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया। तो मैं उन सब बिंदुओं की किसी की पुनरावृत्ति न करते हुए संक्षेप में बस इतना कहूंगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक हमारी सुविकसित व समृद्ध और वैज्ञानिक थी, क्योंकि जब हम अपने इस परंपरा को अपने संस्कृत जैसे कि वैदिक साहित्य में, अपने पूरे साहित्य में, उपनिषदों में, गीता में, भगवद गीता में, सब में उनके बहुमूल्य सूत्र जो हैं स्थान स्थान पर बिखरे हुए हमें मिलते हैं। यदि ये कहूं कि ज्ञान विज्ञान की संपूर्ण संपदा इसमें निहित है तो गलत ना होगा। हमें प्राचीन काल से ही उन हमारे ग्रंथों में भारत में विज्ञान व तकनीक की उन्नत अवस्था का पता चलता है, और ये हमारी ज्ञान विज्ञान की परंपरा इतनी समृद्ध थी क्योंकि उस समय के जो शिक्षा के केंद्र थे, नालंदा, तक्षशिला, हमारी जो स्थापत्य कला, हमारी जो मूर्ति कला थी, अनेक प्रकार का हमारा विज्ञान जो था, हमें स्थान स्थान पर हमारे अभिलेखों में कहीं, शास्त्रों में कहीं, हमारे इतिहास में कहीं, अवशेषों में कहीं, सब जगह हमें उन्नत अवस्था पर दिखाई देता है। लेकिन अभी जैसे कि डॉक्टर आयुष गुप्ता जी ने भी कहा कि हमारी जो हमारा जो शास्त्र है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, वो परमानंद की बात करती है, और जो पाश्चात्य जगत है वो भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव की बात करता है। ये सही है कि भौतिकता की भी आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता है, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हमें अब इस लौकिक जगत में या हमेशा से ही देखने में मिलते हैं कि व्यक्ति के पास धन संपदा अकूत है, लेकिन उसके बाद भी वो निराशा के गर्त में है, असंतुष्ट है, अनेक गलत कार्यों में लिप्त है। और इसके लिए मुझे कठोपनिषद की ये उक्ति याद आती है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, अर्थात हम कभी भी उससे उस परमानंद की, उस सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस प्रकार इसी यदि हम अपने संस्कृत साहित्य में देखें, इस अनेक उदाहरण हैं। वैदिक गणितज्ञ या खगोल शास्त्री के रूप में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, जिन्हें एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट भी कहा गया है, जिन्होंने शून्य व गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, और वही जो हम जिस शिक्षा पद्धति या जो पाश्चात्य जगत हमारे उस प्राचीन ज्ञान विज्ञान, उस ज्ञान परंपरा पर पूरा अपना एक राजनीति किए हुए है। और मैं यही कहूंगी कि वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को आज हम न्यूटन के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। चाहे आयुर्वेद हो, योग हो, हमारे संपूर्ण विश्व में जिसका परचम लहरा रहा है। अभी विगत 2 वर्षों में हमने देखा, कोरोना काल में एक ऐसी
महामारी से त्रस्त रहा पूरा विश्व ही कहें, लेकिन हमारी उन प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, योग परंपरा के द्वारा काफी उसमें उनको निजात पाने में उसको सहायता मिली सभी को, और सबने उसका उपयोग भी किया। इसी प्रकार शल्य चिकित्सा के जो जनक हैं सुश्रुत ऋषि, जिनका ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा गया है। या हम जो अभी बात कर रहे थे संदीप जी, कि हमारा सुबह उठने से लेकर रात तक अभिवादन करना, कि अभिवादन में भी जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो उससे जो हमारी एनर्जी जाती है, या जो एक तरह से हम उसमें अपना पूरा का पूरा हमारा जो फिजिकल जो मूवमेंट है उसकी भी बात, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, नवग्रह पूजा हो, सभी वैज्ञानिकता से ओतप्रोत हैं। क्योंकि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म जीवन का अभिन्न अंग रहा है। क्योंकि धर्म जो है कर्मकांड ही नहीं है, एक जीवन पद्धति है। क्योंकि विज्ञान और धर्म, भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक माने गए हैं, जबकि हम अन्य संस्कृतियों में धर्म और विज्ञान का संघर्ष पाते हैं। इसी कारण जो अभी उन्होंने डॉक्टर आयुष गुप्ता जी ने भी बात की थी कि हमारी अनेक ऐसी सभ्यताएं हैं जो मिस्र हैं, मेसोपोटामिया हैं या यूनान है, वो जो मिट गई। लेकिन ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हम उन जड़ों से उन सब से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी चाहे स्मृतियां हों, उनमें हमारे सोशल रिलीजियस लॉज वर्णित हैं। हमारे चाहे व्याकरण ले लो, हमारी पाणिनि पतंजलि का, उसको ही आज कंप्यूटर की भाषा के लिए प्रामाणिक और वैज्ञानिक माना जा रहा है। तो इस प्रकार अनेक इस प्रकार के, या हमारे जो नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण ग्रंथ हैं, चाहे पंचतंत्र लो, हितोपदेश लो, उनमें जो शिक्षाप्रद कहानियां बताई गई हैं, और हमारी सामाजिक संस्थाओं को मजबूत किए हुए हमारे रामायण महाभारत, ये समाज में सदाचार की प्रवृत्तियां और संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए ये सारी चीजें, ये सारे ग्रंथ जो हैं उसमें सहायक हैं। बस मैं यहाँ इतना ही कहूंगी कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये जो संस्कृत भारती के द्वारा ये जो व्याख्यान मालाएं आयोजित की जा रही हैं, और उसमें विख्यात विद्वानों के द्वारा जो ये व्याख्यान दिए गए हैं, वो हमारे सभी अध्यापकों के लिए भी और छात्रवृंद के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। और मैं फिर से संस्कृत भारती का और सभी विद्वत वृंद का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। मैं समय सीमा को देखते हुए, अधिक समय न लेते हुए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर गीता रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आईपी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे सभी अतिथिगण, अध्यक्ष महोदय के साथ साथ वक्ता और छात्रवृंद और हमारे विद्वज्जन जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका धन्यवाद ज्ञापन करें। गीता रानी। धन्यवाद वंदना भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं गीता रानी। अद्यतन कार्यक्रमे ये अपि विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति तेषां भूयो भूयः धन्यवादं विज्ञापयामि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारी इस पूरी कड़ी में जो भी लोग उपस्थित रहे, उन सभी का हृदय से हार्दिक धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप उपाध्याय महोदय का भी मैं हृदय से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। हमारे आज के अध्यक्ष रूप में डॉक्टर शारदा वर्मा महोदया जी का भी हृदय से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय को हमें प्रदान किया। आज के, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज के हमारे वक्ता डॉक्टर आयुष गुप्ता जी रहे, जिन्होंने अत्यंत सारगर्भित और स्पष्ट रूप से
सरलता के माध्यम से गागर में सागर भरने का जो एक का समायोजित कार्य किया है वह सराहनीय है। उनका भी हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान कर हमें कृतार्थ किया। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने संस्कृत भारती के मुख्य सदस्य देवकी नंदन शर्मा जी का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं एवं विवेक महोदय का भी। इसी के साथ हम सुशील महोदय का भी पूरीशः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ मैं इसी कड़ी को धन्यवाद ज्ञापित करने की इस कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे मध्य उपस्थित समस्त श्रोतृगण, आयोजक गण और जिन छात्रों ने मंगलाचरण तथा ध्येय गीत गाया है उनको भी हृदय से धन्यवाद। और अंत में आज की हमारी कुशल संचालिका महोदया डॉक्टर वंदना रावल जी का भी हृदय से धन्यवाद कि उनके कुशल मार्गदर्शन में ये संपूर्ण कार्य सुसंचालित हो सका। इसी के साथ उपस्थित अन्य हमारे यहाँ जो श्रोतृगण हैं जिनमें हमारे बीच टेकचंद मीना सर भी हैं, ठंडीलाल मीना जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, मीनू कुमारी जी हैं, सचिन कुमार जी भी हैं, डॉक्टर संध्या राठौर मैम भी हैं, संगीता सुयाल है, सपना सिंह, वैभव तिवारी, डॉक्टर संदीप कुमार उपाध्याय जी, साथ ही अन्य जो रह गए हैं या जो किसी कारणवश यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं उन सभी का भी हृदय से हार्दिक धन्यवाद। और इस कुशल मार्ग संचालन के रूप में, मंच संचालन के रूप में, दिशा निर्देश के रूप में मैं पुनः वंदना रावल जी को भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करके हम सभी को कृतार्थ किया। जी, डॉक्टर वंदना जी। गीता भगिनी धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम को जो है समापन की ओर प्रशस्त किया और अंत में मीनू से पुनः आमंत्रित करूंगी कि वो शांति पाठ करें और इस कार्यक्रम को पूर्णाहुति देकर समापन की ओर ले जाएं। मीनू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि, पुनः मिलाम।